Hey, hi everyone, this is Sudhir Singh and welcome to my channel Mr. Redmond. आज की क्लास रहने वाली है एनपीए पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोई भी बैंक के एसेट नॉन परफॉर्मिंग होते हैं, एसएमए ज़ीरो, एसएमए वन, एसएमए टू क्या होता है और कब वो एसेट को लॉस्ट एसेट डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनी है 2021-22 में, एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहला एनपीए के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि बैंक के एसेट्स और बैंक की लाइबिलिटी क्या होती है। सबसे पहला एसेट के बारे में जानते हैं। तो एसेट कोई वो चीज़ होती है जो बैंक ओन करती है, जो बैंक के पास होता है। सबसे प्राइम एग्जांपल हम लोग लेते हैं लोन का। कोई भी बैंक अगर लोन देती है कस्टमर को या कोई कॉरपोरेट्स को, तो वो लोन से बैंक इंटरेस्ट जनरेट करती है और इनकम जनरेट करती है, और जो भी लोन लेता है उसको ईएमआई पे करने होते हैं। ये बैंक के एसेट्स होते हैं जहाँ से इंटरेस्ट इनकम बैंक को आता है। दूसरा एक टर्म होता है लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी वो चीज़ें होती है जो बैंक को दूसरी एंटिटी को देनी होती है। एज सो लाइबिलिटी का सबसे प्राइम एग्जांपल है डिपॉजिट। कोई भी कस्टमर अगर बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक लायबल होता है वो डिपॉजिट को विथ इंटरेस्ट कस्टमर को पे करने के लिए। जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं वो लाइबिलिटी होते हैं, क्योंकि उसको इंटरेस्ट के साथ कस्टमर को पे करना होता है एक टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद। अब जैसा कि एसेट और लायबिलिटी हमको पता चल गया है, अब एनपीए के बारे में जानते हैं, जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट का डेफिनेशन ये है कि कोई भी एसेट जो परफॉर्म कर रहा हो, मतलब वो एसेट जो इंटरेस्ट जनरेट कर रहा हो, तो वो परफॉर्मिंग एसेट होता है। बट अगर वो एसेट कंसेक्वेंटली 3 मंथ्स तक इंटरेस्ट नहीं जनरेट कर पाए, तो आफ्टर 3 मंथ्स और 90 डेज वो एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख रुपीस का लोन राहुल एक कस्टमर है, उसने लिया और उसको ईएमआई पे करना है 12 मंथ तक, और ईएमआई की वैल्यू है 10,000 रुपीज हर मंथ के लिए। तो उसने फर्स्ट मंथ भरा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मंथ तक उसने भरा, लेकिन फिफ्थ मंथ, सिक्स्थ मंथ और सेवेंथ मंथ की ईएमआई उसने पे नहीं किया। सो जो एसेट परफॉर्म कर रहा था फोर्थ मंथ तक, वो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ में नहीं परफॉर्म किया, तो ये 3 मंथ हो गए। तो ये 3 मंथ के बाद वो एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसको एनपीए बोला जाता है। तो 3 कंसेक्यूटिव इंस्टॉलमेंट और आफ्टर 90 डेज के बाद वो एनपीए क्लासीफाई हो जाता है। अब एनपीए में भी 30 डेज में क्या बोलते हैं उसको, 60 डेज अगर नहीं परफॉर्म किया तो क्या बोलते हैं, उसके भी डेफिनेशन है। तो सबसे पहला जो 1 to 30 डेज, मतलब ये डेज के बीच में अगर इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया गया तो वो एसएमए ज़ीरो बोलते हैं। एसएमए का फुल फॉर्म है स्पेशल मेंशन अकाउंट। अगर 60 डेज तक इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया गया तो वो एसएमए वन में आता है, और 90 डेज तक इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया गया तो वो एसएमए टू में आता है। अब 90 डेज से एक भी ऊपर डे हुआ और वो इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया गया तो वो एनपीए में क्लासीफाई हो जाता है। अब 91 डेज के बाद भी कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे 91 डेज से टिल फर्स्ट ईयर तक अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं रहा तो उस वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आता है। देन फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर तक वो एसेट डाउटफुल की कैटेगरी में आता है, और आफ्टर 2 इयर्स के बाद एक ऑडिट परफॉर्म होता है, और वो ऑडिट की एक रिपोर्ट आती है जिसको ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। अगर वो ऑडिट रिपोर्ट में दिखाया गया कि वो एसेट कभी भी रिकवर नहीं कर सकते, तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट था वो लॉस्ट एसेट की कैटेगरी में आ जाता है। ये पूरा क्लासिफिकेशन था कि कैसे एसएमए ज़ीरो, एसएमए वन, एसएमए टू, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, फिर उसके बाद लॉस्ट एसेट की कैटेगरी में आता है पर्टिकुलर एसेट। अब एनपीए में भी डिफरेंट है। सारे लोन जो होते हैं वो 90 डेज के बाद एनपीए नहीं होते, उसमें भी डिफरेंट कैटेगरी है। जो बेसिक लोन और टर्म लोन होते हैं वो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ और 90 डेज वो एनपीए में डिक्लेयर होते हैं। और जो दूसरे अकाउंट रहते हैं, कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटेड, जो कि मैंने पहले
चैप्टर में आपको बताया था पहले क्लास में। सो वो भी अगर 90 डेज तक नहीं इंस्टॉलमेंट पे किया गया तो वो भी एनपीए की कैटेगरी में आते हैं। अब जो फार्मर्स को लोन दिए जाते हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए लोन रहते हैं, उसके लिए अलग क्लासिफिकेशन है एनपीए की। सो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको 1 ईयर से लेस टाइम लगता है बनने में। इसके एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि राइस हो गया, सेरेल्स, बार्लीज, ये सारे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स में होते हैं जिसको 1 ईयर से कम टाइम लगता है। तो ये एनपीए कब होते हैं? जब कंजेक्यूटिव टू क्रॉप सीजन तक इसकी इंस्टॉलमेंट नहीं पे की गई तो वो एनपीए की कैटेगरी में आते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स। अब बात करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स की। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स वो क्रॉप होते हैं जिसको 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर टाइम लगता है, जैसे कोकोनट ट्री, उसको ज़्यादा टाइम लगता है। फिर फ्रूट में मैंगो हुआ, उसको 1 ईयर से ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सब लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स में आ जाते हैं। अब लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स सिर्फ वन क्रॉप सीजन के लिए अगर नहीं इंस्टॉलमेंट पे किया गया तो वो एनपीए में आता है। तो एसडीसी के लिए 2 क्रॉप सीजन है एंड एलडीसी के लिए 1 क्रॉप सीजन है एनपीए की कैटेगरी के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है सारफेसी एक्ट 2002। सारफेसी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड री इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। सो ये सारफेसी के फुल फॉर्म याद रखना है क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, और इसको 2002 में लाया गया था। अब ये एक्ट को क्यों लाया गया? क्योंकि जैसे कोई भी लोन या टर्म लोन लेते हैं तो उसके टर्म लोन के लिए कुछ मॉर्गेज करना पड़ता है कस्टमर को, या कस्टमर की कोई प्रॉपर्टी रखनी पड़ती। जैसे हाउसिंग लोन ले रहे हैं तो जो हाउस खरीद रहे हैं उसको ही एज अ सिक्योरिटी रखना पड़ता है, और बहुत टाइप्स के लोन है उसके लिए सिक्योरिटीज रखना पड़ता है। सारफेसी एक्ट से ये होता है कि अगर वो लोन नॉन रिकवरेबल है, सो थ्रू सारफेसी एक्ट बैंक वो सिक्योरिटीज को सेल कर सकती है और अपने लोन का अमाउंट रिकवर कर सकती है। सारफेसी में भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि बैंक को पहले नोटिस इशू करना पड़ता है डिफॉल्टिंग बोरोवर को, और वो नोटिस में लिखना पड़ता है कि विद इन 60 डेज पीरियड में उसको सारी लाइबिलिटीज मतलब लोन रिटर्न करना है बैंक को। अगर वो बैंक नोटिस को कंप्लाई नहीं करता है तो ये केस में थ्रू सारफेसी एक्ट बैंक क्या कर सकती है कि उसके मॉर्गेज का पोजीशन ले सकती है, उसको सेल कर सकती है। और अगर कोई वो बिजनेस कर रहा होता है तो उसकी मैनेजमेंट या इन्वेंटरी को अपने पास रख के यूज कर सकती है बैंक। अब सारफेसिक एक्ट के अंदर कौन कौन से लोन नॉट एलिजिबल है? सबसे पहला आता है कि जो भी लोन में आउटस्टैंडिंग ओनली 1 लाख रुपीज बची है या उससे कम बची है, वो सारफेसी एक्ट के अंडर नहीं आता। फिर एग्रीकल्चरल लैंड जो भी मॉर्गेज किया हो वो सारफेसी एक्ट के अंदर नहीं आता, उसको सोल्ड नहीं किया जा सकता। अब थर्ड थर्ड है कि अगर कोई भी लोन में 80% ऑफ अमाउंट रिकवर हो चुका है और 20% ऑफ अमाउंट बचा है तो वो केस भी सारफेसी एक्ट के अंदर नहीं आता। अब नेक्स्ट है डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, जिसको डीआरटी बोलते हैं, डेप्थ रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल्स, डीआरएटी है। अब ये किस लिए बनाया गया कि पहले ये होता था कि बैंक सारफेसी एक्ट को यूज करके मॉर्गेज को सेल कर देती थी या पोजीशन ले सकती थी। बट ये डीआरटी और डीआरएटी को लाने का यही मकसद है कि बैंक डायरेक्टली अपने पावर का इस्तेमाल ना कर पाए। तो बोरोवर क्या कर सकते हैं कि होल्ड लगा सकते हैं ऑन द सेल ऑफ देयर प्रॉपर्टी बाय बैंक। तो उनको डीआरटी और डीआरएटी में एप्लीकेशन डालना पड़ता है होल्ड लगाने के लिए। डीआरटी एंड डीआरएटी टोटल 39 डीआरटीज है एंड 5 डीआरएटी है। इसको बनाया गया था रिकवरी ऑफ डेप्थ एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993, जिसको आरडीपी एक्ट भी बोलते हैं, उसके थ्रू डीआरटी एंड डीआरएटी को एस्टैब्लिश किया गया था। अब डीआरटी
और DRAT कौन से केस में फंक्शन करती है? जहाँ पे लोन अमाउंट 20 लाख रुपीज़ और उससे ज़्यादा है, वो केस में DRT एंड DRAT फंक्शन करती है। इसमें क्या होता है कि जो सारफेसी एक्ट है उसके अगेंस्ट स्टे ऑर्डर ले सकता है बोरोवर DRT में अपना ये सिक्योरिटाइजेशन अपील करके। अगर वो DRT के वर्डिक्ट से हैप्पी नहीं है तो वो अपील कर सकता है DRAT में। DRT और DRAT का बेसिकली मकसद यही है कि बोरोवर इसमें स्टे ऑर्डर ले सकता है अगेंस्ट द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी बाय बैंक। अब नेक्स्ट बात करेंगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को लेके, जो बनाया गया था 2021-22 के बाद, जो कि सबसे पहला है NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये NARCL एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। मतलब जितने भी बड़े लोन जो रिकवर नहीं हो पाए हैं, NPA में क्लासीफाई है, उसको बैंक सेल करती है NACRL को, और वो NACRL रिकवरी का काम करते हैं। अब NACRL में PSB जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसकी ओनरशिप है 51% एंड अदर एंटिटी की ओनरशिप है 49%। और NARCL को बैड बैंक भी बोला जाता है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है या मेंस में क्वेश्चन आया था कि बैड बैंक किसको बोला जाता है, तो वो NARCL है। अब दूसरा है IDRCL, इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। IDRCL NARCL को असिस्ट करने के लिए कंपनी बनाया गया था। ये एक सर्विस कंपनी है और ऑपरेशनल एंटिटी है NARCL की। इसमें PSB बैंक का ओनरशिप मैक्सिमम 49% रहता है और अदर स्टेट प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स के पास रहता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि NARCL और IDRCL ये स्ट्रक्चर क्यों लाया गया, जबकि 28 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ऑलरेडी है इंडिया में। जो ARCs है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो स्पेशली स्मॉलर वैल्यू लोन्स के लिए लाया गया था। बट ये जो हायर वैल्यू लोन्स के लोन थे जिनको रिकवर करना था, उसके लिए NARCL और IDRCL एक सेपरेट एंटिटी चाहिए थी, तो इनको लाया गया और इसको अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 21-22 में। अब NARCL की स्ट्रेटेजी क्या रहती है स्ट्रेस लोन को रिकवर करने के लिए? NARCL कोई भी लोन जो 500 करोड़ रुपीस या उससे ऊपर होते हैं उसको रिकवर करती है, और इसका टोटल टारगेट है 2 लाख करोड़ का। इसको फेज मैनर में डिवाइड किया गया है 2 लाख करोड़ के टारगेट को, जिसमें फेज 1 में 90,000 करोड़ का टारगेट है रिकवर करने का NARCL, और जो बाकी 1.1 लाख करोड़ है वो फेज 2 में रिकवर होगा। अब ये कैसे रिकवर होते हैं? सबसे पहले जो भी NPA लोन्स रहते हैं वो IDRCL मैनेज करती है और वो ट्रांसफ़र करती है NARCL को। अब NARCL ये NPA लोन लेता है तो इसमें NARCL को सपोर्ट चाहिए रहता है, क्योंकि वो सारे लोन जो NPA लेता है वो सारे कैश नहीं दे सकता है बैंकों को, तो इसमें एक गवर्नमेंट गारंटी रहती है, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की। NARCL जो भी NPS लेता है PSB बैंक से, वो 15% कैश पे लेता है एंड 85% गवर्नमेंट की सिक्योरिटी रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गारंटी रहती है वो 30,600 करोड़ रुपए की है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स SR, जो कि गारंटी जो है वो वैलिड है 5 इयर्स के लिए। अब ये गारंटीज को कैसे डिवाइड किया गया है कि 15% कैश में लेता है एंड 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट्स देता है गवर्नमेंट का। और जो भी गारंटी है वो क्या कवर करती है? शॉर्टफॉल बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी रिसिप्ट एंड एक्चुअल रियलाइजेशन कवर करती है। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे टोटल NPA 100 करोड़ का है, 15% कैश दे दिया NARCL ने बैंक को, दैट इज 15 करोड़। अब बैंक का 85 करोड़ रुपीस बचा है जिसका सिक्योरिटी रिसिप्ट NARCL ने दिया। अब 85 करोड़ फेस वैल्यू हो गए सिक्योरिटी रिसिप्ट की, तो सपोज NARCL ने रिकवर किया 70 करोड़ रुपीस ऑफ NPA। ये शॉर्टफॉल कितना हुआ? 85 करोड़ की सिक्योरिटी रिसिप्ट थी एंड एक्चुअल रिकवर किया 70 करोड़, तो माइनस बचा 15 करोड़ रुपीस बचा जो रिकवर नहीं हो पाया।
सो वो गवर्नमेंट गारंटी कवर करेगी 15 करोड़ रुपीस के लिए, क्योंकि 15 करोड़ पहले ही मिल गए, फिर 70 करोड़ रिकवर हुआ वो मिले, अब जो शॉर्टफॉल अमाउंट है 15 करोड़ वो मिलेंगे। सो ऐसे सिक्योरिटी रिसिप्ट यूज होता है। सो दैट्स इट इन द क्लास ऑफ एनपीए। अगर ये क्लास में कोई भी डाउट होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन ऑफ दिस यूट्यूब वीडियो में डाल सकते हो, उधर मैं क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।